जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछ कर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देख कर मारा। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ था, खत्म नहीं। ये बस कहने की बात नहीं थी, हर दिन इन पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या हो रही है। ये ऑपरेशन पहले सीमा के उस पार चल रहा था, अब सीमा के भीतर, सीमा के इस तरफ ही चल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी है। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में 3 और आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। तार पहलगाम से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आज के शो में इस ऑपरेशन की बात करेंगे, दिखाएंगे कुछ वीडियोस जिसमें आतंकी छिपते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियोस और तस्वीरें विदेशी मीडिया में भी छप रही हैं, जिनसे बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान। वीडियो तो ट्रंप के भी आ रहे हैं। कश्मीर के बाद अब ट्रेड पर बेतुके बयान उन्होंने दिए हैं, जिनका लाइव फैक्ट चेक भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो एप्पल की डिवाइस पर देख सकते हैं। फैक्ट की बात हो रही है तो पाकिस्तान भी झुकने लगा है, पानी मांग रहा है, लिटरली बात करने की बात कर रहा है। सारे ब्यौरे देंगे आपको, फिर खबर लेंगे तुर्की की भी, जिसने इस्लामिक दुनिया का नेता बनने के चक्कर में अपना नुकसान करवाने की कसम खा ली है। जाते जाते बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों की, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ही क्लास लगी है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की। कर्नल सूफिया कुरैशी पर दिए बयान के बाद उन्हें बचने का रास्ता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K, Candid and Higher. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। एक ड्रोन फुटेज आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। जो नजर आ रहे हैं वो आतंकवादी हैं, छिपने की कोशिश कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के त्राल में मार गिराया गया। त्राल के नादिर गांव के पास इनके होने का इनपुट मिला था। सुरक्षा बलों ने इन्हें घेरा। आतंकियों ने एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में छिपने की कोशिश की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के आधार पर इन आतंकियों की पहचान भी हो गई है। आसिफ शेख साल 2016 में त्राल के मोनघमा गांव में रहता था। 2022 में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद वो गायब हो गया। आमिर नज़ीर वानी 25 अप्रैल 2024 से वो गायब था। जैश में शामिल हुआ था और इस संबंध में आतंकी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। यावर भट्ट 24 अगस्त 2024 से ये भी गायब था। एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW के रूप में काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ शेख का संबंध पहलगाम आतंकी हमले से भी हो सकता है। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आसिफ का घर भी IED से उड़ा दिया गया था। इससे पहले 13 मई के दिन ही सुरक्षा बलों ने शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया था। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। वॉकी टॉकी भी मिले थे। 3 दिन में इन 2 बड़ी सफलताओं को घाटी में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पहलगाम के आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस बीच मारे गए दूसरे आतंकी के बारे में भी एक जानकारी आई है। एनकाउंटर के वक्त आमिर नज़ीर वानी अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करता नजर आया। एनकाउंटर से ठीक पहले वानी की मां उससे सरेंडर करने को कह रही थी। आमिर ने आसिफ की बहन से भी बात की थी। आसिफ की बहन ने पूछा कि उसका भाई कहाँ है। एक तरफ ये एनकाउंटर चल रहा था, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट में जवानों से मुलाकात कर रहे थे। राजनाथ सिंह बोले कि वे आज एक रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के तौर पर भी आए हैं और देशवासियों का संदेश लाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंद की सेनाओं ने अपना शौर्य पूरी दुनिया को दिखाया है। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत
सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बेहद जरूरी बात का भी उल्लेख किया। वो बोले कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की और अब समय आ गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA पाकिस्तान की निगरानी करे, क्योंकि वो जब तब परमाणु हथियारों की धमकियां देता रहता है। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। बात IAEA की हो रही है तो एक और अपडेट आपको देते हैं। ऐसी खबरें चली थी कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर रेडिएशन लीक होने लगा। एक देश के तौर पर भारत की गैर जिम्मेदार छवि बनाने की कोशिश भी हुई। अब IAEA ने कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी से किसी भी रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं हुई है। IAEA का गठन साल 2005 में हुआ था। ये संस्था न्यूक्लियर रेडिएशन होने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स तैयार करती है, रेडिएशन फिर चाहे कहीं भी हो या उसका कारण कुछ भी हो। पाकिस्तान में कथित रेडिएशन लीक को लेकर के 13 मई को एक सवाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से भी पूछा गया था कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में अपनी कोई टीम भेज रहा है। प्रवक्ता थॉमस पिगट ने कहा था कि अभी इस संबंध में उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। वहीं 12 मई को भारत के एयर ऑपरेशन DG एयर मार्शल AK भारती ने भी कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया। इसी दिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस संबंध में बयान दिया था था कि पाकिस्तान में भारत का मिलिट्री एक्शन पूरी तरह से कन्वेंशनल था, यानी इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियर एंगल नहीं था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी न्यूक्लियर एंगल से दूरी बना चुके हैं। पाकिस्तान में भारत का एक्शन 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब जानकारी आई है कि 23 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम को ही जैम कर दिया। भारत सरकार ने बताया कि टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए चुन चुनकर इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन निशाने पर गिरे। बदले में पाकिस्तान ने चाइना मेड ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के आगे टिक नहीं पाए। वहीं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी बार बार जगजाहिर हुई। भारत ने उनके एयर बेसिस पर तालाब खोद दिए। अब इसकी पुष्टि अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कर दी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस की HD क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस संघर्ष में भारत के पास अपर हैंड रहा। कैसे? भारत के निशाने अचूक थे और प्रभावी भी। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस का हैंगर तहस नहस हो गया। नूर खान एयरबेस पर इक्विपमेंट का भारी भरकम नुकसान हुआ। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर के एकदम नज़दीक है और बेहद ही संवेदनशील सैन्य ठिकाना है। भारत ने रहीम यार खान और सरगोधा एयरबेस के रनवे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हमलों का भी जिक्र है। लिखा गया है कि पाकिस्तान ने उधमपुर और आदमपुर के भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से उसके इस दावों की तस्दीक पुष्टि नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर पाया और अब भारत के सामने दूसरे मोर्चों पर भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की एक रिपोर्ट छपी है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर भारत की चिंताओं को सुनने की इच्छा जताई है। और भारत की चिंताएं हैं क्या? वही जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया था। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि वो भारत की शर्तों पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने इस समझौते को सस्पेंड किया तब पाकिस्तान की ओर से इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा गया। बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं ने कहा था कि अगर पानी रोका गया तो खून बहेगा। ऐसे में इस नई प्रतिक्रिया को भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत ने इससे पहले जनवरी 2023 में और सितंबर 2024 में भी इस संधि को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजे थे। पाकिस्तान ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर हमले के पहले के दिनों में कुछ जरूरी कदम उठाए गए। सिंधु की सहायक नदियों पर बने बांधों के गेट बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में पानी कम होने लगा, वहां के किसानों को दिक्कत होने लगी। भारत में तैयारियां होने लगी कि इस पानी का अपने देश की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। भारत इस संबंध में गंभीर नजर आने लगा तो अब पाकिस्तान की तरफ से बात करने की पेशकश हुई। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत और भी प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े शुभजीत रॉय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूएन में अपनी एक टीम भेजी है। ये टीम यूएन में टीआरएफ को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कराने की कोशिशों में जुट गई है। टीम यूएन सैंक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बात करने वाली है। टीआरएफ लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी वो ले चुका है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी उसने शुरू में ली, लेकिन बाद में इससे मुकर गया। पहलगाम हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के बयान में पाकिस्तान ने जैसे तैसे टीआरएफ का नाम नहीं आने दिया था, लेकिन अब भारत ने कमर कस ली है और जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। डिप्लोमेसी के स्तर पर भारत को एक और सफलता हाथ लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बात को प्रोत्साहित करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान तब आया है जब भारत साफ साफ शब्दों में कह चुका है कि कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं है और पाकिस्तान से जो भी बात होगी वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और आतंकवाद पर होगी। बात अमेरिका की हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन का जिक्र भी कर लेते हैं। खाड़ी देश कतर पहुंचे ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ से भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ना लगाने की बात कही। सुनिए। We have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. Tim, I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान तब आया है जब एप्पल लगातार भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में एप्पल ने भारत में $22 बिलियन यानी करीब 1.8 लाख करोड़ का प्रोडक्शन किया था, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 60% ज़्यादा है। मौजूदा समय में दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में बन रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत जीरो टैरिफ ट्रेड डील के लिए राजी हो गया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। Let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries, and I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. इससे पहले 13 मई को रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में WTO की एक कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ट्रंप इतना आक्रामक रुख क्यों अपना रहे हैं। हम देखेंगे कि ट्रंप 1.0 जब आया 2017 में और अब जब आया है 2024 में ट्रंप 2.0, तो अमेरिकी विदेश नीति ट्रंप के अंडर में, उनके कंट्रोल में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, एक चेन से गुजर रही है। ये है कि आइसोलेशनिज्म और इंटरवेंशनिज्म, ये दो दृष्टिकोण हैं अमेरिकी विदेश नीति के और कूटनीति के।
तो पहले अगर हम देखें रोनाल्ड रीगन को, या हम अगर देखें जॉर्ज बुश को, बैरक ओबामा को भी काफी हद तक देखें, तो इंटरवेंशनिज्म की विदेश नीति होती थी अमेरिका की। पर ट्रंप ने ये देखा कि अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है, तो उन्होंने नारा दिया अमेरिका फर्स्ट का और मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब अमेरिकन डिक्लाइन को रोकने का जो प्रयत्न है वो अमेरिकी विदेश नीति और कूटनीति द्वारा किया जा रहा है, पहली बात। और जहां तक भारत की बात है, भारत और अमेरिका में संबंध बड़े अच्छे हैं। जो स्टेटमेंट जो देते हैं ट्रंप, उनको बड़े सीरियसली या दिल से जनता भले ही ले, पर भारत के जो मंडेरियंस हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो लोग नहीं लेते। और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में एक एलायहुड है, जिसके चलते अगर पाकिस्तान का एडवेंचर पहलगाम में ज्यादा होता तो अमेरिका ही इंटरफेयर करता। ट्रंप अगर टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर, तो वो कनाडा पे भी तो लगा रहे हैं, वो चीन पे भी लगा रहे हैं, और वो मैक्सिको पे भी लगा रहे हैं, यूरोप पे लगा रहे हैं, जो उनके असली एलाइज हैं यूरोपियंस। जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की बातचीत है उसका भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी हो या जगपोआ ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो, इन सबसे बाहर निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अमेरिका को। तो मुझे लगता है कि ये तो एक क्षणिक मोमेंट है, ये क्षणिकवाद है कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी को, इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी स्पेस निर्मला सीतारमण और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता भारत और अमेरिका में कोई ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये तो हुई ट्रंप और अमेरिका की बात। अब फोकस तुर्की और अजरबैजान पर करते हैं, जिनके खिलाफ भारत में बहिष्कार अभियान चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का खुल करके समर्थन किया। कारण स्पष्ट है, पहलगाम हमले के तुरंत बाद तुर्की ने अपने युद्धपोत और ड्रोन्स, ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान भेजे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच खबरें आई कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने सोनगार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इस बीच वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान का बयान भी आया कि तुर्की अपने भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों से तुर्की के सामान के बहिष्कार के दृश्य आ रहे हैं। तुर्की के सेब से लेकर के ज्वेलरी तक का बहिष्कार किया जा रहा है। तुर्की और अजरबैजान घूमने जा रहे भारतीयों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल कराने का दावा किया है। जेएनयू, जामिया और इग्नू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने एकेडमिक समझौते होल्ड पर डाल दिए हैं। हम उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है, इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ जेएनयू एलमनाई है। एनडीए को हम एफिलिएटेड टू जेएनयू, सीएमई बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी जेएनयू साथ में खड़े हो गए हैं। इन अभियानों का क्या असर पड़ेगा, ये एक्सपर्ट से समझेंगे। पहले वाणिज्य मंत्रालय के कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में तुर्की को $5.2 बिलियन यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत के कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% हिस्सा है ये। पिछले वित्त वर्ष में अजरबैजान में भारत ने 7.3 अरब रुपए का निर्यात किया। भारत के कुल निर्यात का 0.002% हिस्सा है ये। वहीं अगर आयात की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में भारत ने तुर्की से लगभग 24,000 करोड़ रुपए का आयात किया और अजरबैजान से मात्र 16 करोड़ रुपए का आयात किया। इन आंकड़ों से साफ है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के व्यापार कुछ खास पहले से भी नहीं है और जो भी है उसमें भी भारत को फायदा ही है। अब एक्सपर्ट को सुनते हैं। भारत के साथ सिर्फ तुर्की नहीं, बट किसी और भी देश के साथ अगर भारत का राजनीतिक अस्थिरता होता है तो उसकी एक एडिशनल कॉस्ट, अलग खर्च जो है वो उस देश को उठाना पड़ेगा। ये भारत क्लियर कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा नया आयाम है। दूसरी बात यह है कि इस चीज का इसीलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि भारत की वाणिज्य का दायरा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, इसलिए एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट के साथ सभी काम करना चाहेंगे। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बहुत सारा। तुर्की फर्म
मुंबई एयरपोर्ट के टेक्नोलॉजी में काफी विस्तृत उनका जाल है। साथ में भारत में बहुत सारे जगह पे टर्किश फर्म्स आके अपना एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे बिड्स में जा रहे हैं। निश्चित है उन सभी चीजों से भी उनको हटाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो राजनीतिक समीकरण को ना समझकर तुर्की ने ना समझ का एक बहुत बड़ा परिचय दिया है और इसका नेचुरली कॉस्ट उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं आगे आने वाले दिनों में सिर्फ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का ही नहीं, साथ में जो एयरलाइंस के ट्रैवल वगैरह रूट है उसमें इस्तांबुल एक अपना रूट बना के रखता है, अपना एक पोजीशन बना के रखता है इस्तांबुल एयरपोर्ट। अगर इंडियन एयरलाइंस अगर इस्तांबुल को इस्तेमाल ना करके दूसरे देश में करे तो उनको काफी बड़ा नुकसान होगा। साथ में और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्लोज जो इंडिया के साथ है उससे आपको हटाया जाएगा। आपने एक्सपर्ट को सुना, बारीकियां जानी। बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा आप तक लेकर के आएंगे। सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत ये राय तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ली जा रही है और इस फैसले में गवर्नर और राष्ट्रपति को विधानसभाओं से पारित बिलों को स्वीकृति देने के लिए टाइम लिमिट तय की गई थी। मामला क्या था उस पर आएंगे, लेकिन इसके पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से किन 14 सवालों पर राय मांगी। पहला, अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर के पास बिल आने पर संवैधानिक विकल्प क्या हैं? क्या गवर्नर को बिल पर फैसला लेते समय कैबिनेट की सलाह माननी जरूरी है? अनुच्छेद 200 के तहत क्या गवर्नर का बिल पर लिया गया फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं? क्या अनुच्छेद 361 गवर्नर के फैसलों को कोर्ट की समीक्षा से पूरी तरह बचाता है? जब संविधान में समय सीमा नहीं है तो क्या कोर्ट गवर्नर के लिए समय सीमा तय कर सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं? क्या कोर्ट राष्ट्रपति के लिए बिल पर फैसले की समय सीमा और तरीका तय कर सकता है? जब गवर्नर बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी जरूरी है? क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत बिल के कानून बनने से पहले गवर्नर या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या बिल के कानून बनने से पहले उसकी सामग्री पर कोर्ट विचार कर सकता है? क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत गवर्नर या राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेशों को बदल सकता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून क्या गवर्नर की स्वीकृति के बिना भी प्रभावी माना जाएगा? क्या अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को पहले ये तय करना जरूरी है कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है और उसे 5 जजों की बेंच को भेजना चाहिए? क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां केवल प्रक्रिया तक सीमित हैं या सब्सटैंटिव कानून के विपरीत आदेश भी जारी किए जा सकते हैं? क्या संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य किसी अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध है? दरअसल ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्यपाल रवि ने जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। इसको लेकर के MK स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में सुनवाई हुई। 8 अप्रैल को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को विधानसभा से आए बिलों पर एक निश्चित समय में फैसला लेना होगा। अगर वे समय सीमा का पालन नहीं करते तो कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों पर 3 महीने में फैसला लेना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा सत्ता पक्ष से जुड़े कई लोगों ने इस फैसले की आलोचना की थी। धनखड़ ने कहा था कि राष्ट्रपति को समय सीमा में फैसला लेने का आदेश देना और देरी पर बिल को कानून मान लेना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इससे जज बिना किसी जवाबदेही के कानून बनाने और कार्यकारी भूमिका निभाने लगेंगे। अब राष्ट्रपति ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, खासकर ये कि अगर समय सीमा में बिल पर फैसला नहीं हुआ तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। मामले को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी है। खबरें हैं कि इन सवालों का जवाब देने के लिए CJI को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संविधान पीठ का गठन करना पड़ेगा। बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो उससे जुड़ी एक और खबर पर नजर डाल देते हैं। कल के शो में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कर्नल सूफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए लताड़ लगाई थी। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के DGP को
विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उनके खिलाफ इंदौर के मानपुर थाने में 14 मई की देर रात एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की। बेंच ने शाह की टिप्पणी को अस्वीकार्य और असंवेदनशील बताया। बेंच ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है? आपको थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, हाई कोर्ट में जाकर के माफी मांगे। हालांकि विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री ने माफी मांग ली है। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट में मामले की फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर के पुलिस की फटकार लगाई। बेंच ने एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यही है, क्या आपने एफआईआर पढ़ी है, अपराध के तत्व कहाँ हैं? हाईकोर्ट का कहना है कि एफआईआर की ड्राफ्टिंग कमजोर हुई है और अगर इसे आगे चुनौती दी गई तो ये आसानी से रद्द हो सकती है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एफआईआर में सुधार किया जाए। तो ये था कर्नल सोफिया पर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा हुआ पूरा मामला। लेकिन आज ही खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर एक ऐसी बात कही जिस पर विवाद हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ को। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा से आने वाली जाटव हैं। फिर उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को पता होता कि वो इस जाति विशेष से हैं, वो राजपूत नहीं हैं, तो वो उनके बारे में भी आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां करती। उसके बाद राम गोपाल यादव जो है वो ये भी कहते हैं कि हम पीडीए पे चल रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। एयर मार्शल AK भारती जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एयरफोर्स की तरफ से, वो यादव हैं और व्योमिका सिंह दलित हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी अल्पसंख्यक हैं। तो इस पूरे मामले को इस तरह से देखा जा रहा है कि राम गोपाल यादव ने एक गलत बयान को की निंदा करने के लिए एक और गलत बयान दे दिया है और बड़ा आपत्तिजनक बयान है और उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। राम गोपाल यादव जो हैं उनके नाम के आगे प्रोफेसर लगता है। वो कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं, काफ़ी पुराने समय से सांसद हैं और उन्होंने राम मनोहर लोहिया पर एक किताब भी लिखी है। और लोहिया जी कहते थे कि तमाम तरह की जो असमानताएं हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। उसमें से एक है जाति की असमानता और वो उसी जाति के बारे में बता रहे हैं, उसको ज़ोर देकर याद दिला दे रहे हैं। वो जिस बयान का जिक्र कर रहे थे वो बयान है बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का, जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने पहलगाम किया उन्हीं की समाज से आने वाली, उन्हीं की जात से आने वाली बहन को हमने भेजकर उनसे उनका बदला लिया। तो एक गलत बयान और उस गलत बयान की निंदा में दिया गया ये दूसरा बयान है। अगली सुर्खी में बात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जो 15 मई को बिहार के दरभंगा पहुंचे। वहां वे छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद के तहत बातचीत करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। आयोजन स्थल अंबेडकर छात्रावास के पास बनाया गया था। उनका काफिला छात्रावास के गेट पर रोका गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कांग्रेस नेता को सूचित किया कि पार्टी के कार्यक्रम के लिए टाउन हॉल आवंटित किया गया है। इस बीच गेट पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाने लगे। परमिशन नहीं दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी छात्रावास पहुंचे। उन्होंने टाउन हॉल से छात्रावास तक लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके वहां छात्रों को संबोधित किया। ये इस साल बिहार में उनकी चौथी यात्रा थी। छात्रावास में एंटर करने से पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एनडीए की दोहरे इंजन वाली धोखेबाज सरकार ने उन्हें अंबेडकर छात्रावास में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोका है। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर के राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए जोर दिया कि कोई भी उन्हें युवाओं से संबंधित मुद्दे उठाने से नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने 3 मांगों को दोहराया, जिनमें जातिगत जनगणना कराना, निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू करवाना और SC/ST में सब कैटेगराइजेशन को लागू कराना शामिल है। मैं
जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। दरभंगा के बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे। यहां उन्होंने फुले फिल्म देखी। राहुल ने प्रदेश भर से आए अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ये फिल्म देखी। इधर बीजेपी और NDA सहयोगियों की भी प्रतिक्रिया आई। देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बोली बोल रहे हैं, इस तरह गुंडागर्दी करने पे उतर गए। बिहार की सरकार की भी सिर्फ सरकार की योजना के लिए हम छात्रावास कभी जाते हैं, कभी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं किया गया। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे। मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मार गिराए गए। ये मुठभेड़ 14 मई की देर रात शुरू हुई थी। ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ न्यू समतल गांव के पास हुई। ये इलाका भारत म्यांमार सीमा के करीब है और राजधानी इम्फाल से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है। असम राइफल्स को खुफिया जानकारी मिली थी कि न्यू समताल गांव के पास हथियारबंद उग्रवादी घूम रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर 14 मई को स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स ने ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को लेकर सेना के पूर्वी कमांड ने X पर लिखा, खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स ने 14 मई को ऑपरेशन शुरू किया। उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब देते हुए 10 उग्रवादी ढेर किए गए और हथियार बरामद किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक मारे गए उग्रवादियों की पहचान नहीं हो सकी है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।